नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब हम रियल एस्टेट पर चर्चा करते हैं, और आज वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे पास इस सेक्टर से जुड़े तमाम दिग्गज हैं। सभी का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित कायकर जी हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर सिग्नेचर ग्लोबल के। आशिम भांजा चौधरी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड एडवाइजरी एनारॉक ग्रुप। अभिनव जोशी जी, हेड ऑफ रिसर्च इंडिया मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका CBRE। पीयूष बोथरा जी, को फाउंडर CFO स्क्वायर यार्ड्स। और किनी गांधी, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड लग्जरी सेल्स रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शन सर्विस कॉलियर्स इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आशिम जी से शुरुआत करूंगी, क्योंकि आशिम जी ने मुझे पहले ही वार्निंग दे दी है कि वो हिंदी में बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो पहला सवाल ही अंग्रेजी में कर लेते हैं ताकि ट्रेंड थोड़ा सा सेट हो जाए। आशिम जी, समझना पड़ेगा। तो रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा दोनों ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन अब मकान की भी अवेलेबिलिटी ऑनलाइन होने लगी है, और इसकी मतलब आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। लेकिन क्या ये ट्रेंड आने वाले वक्त में पिकअप करेगा, या इसमें कौन सारी चुनौतियां हैं, क्या बाधाएं? इसी पर मैं आशिम जी से जानना चाहूँगी कि क्या जब ऑनलाइन होम बाइंग होती है, व्हाट आर द बायर्स लुकिंग एट एंड व्हाट आर द मेन loopholes or the setbacks that you have seen in online buying? Thank you for having me on your panel, Neha. Online buying, the discovery process, जो घर का खोज शुरू होता है, comparison शुरू होता है, वो online ही शुरू होता है. And this represents almost 90 to 95% of the home buyer's journey. ये मेजर सिटीज़ में है, छोटे शहरों में भी यही ट्रेंड है। बड़े शहरों में या फिर ज़्यादातर क्या है, what is happening in major cities is, if you have seen last year or nearly 70% of the home buying in major cities have been significantly online. I'll not say completely, but significantly online, wherein your digital documentation, your digital contracts, your digital site visits, etc. are taking place. Home loan journey digitized हो चुका है, it is paperless now. ये सब changes हम already देख रहे हैं. You cannot forget the diaspora of 35 million Indians living abroad. When they are looking for homes or wanting to buy, whether in their hometown or their home district or in any of the major metros, उनके लिए online ही is the only possible option. But हाँ, ये चल रहा है, it is gaining importance, gaining market इसका बढ़ रहा है, पर हम काफ़ी पीछे हैं. If you look at Northern America, Western Europe, Eastern Asia, वहाँ से कंपैरिजन में हम अभी काफ़ी पीछे हैं. एंड इंडियन होम बायर्स में देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरमीडियरीज. उसको हम इमीडिएटली अवॉइड नहीं कर सकते. और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होम बाइंग होगा कि नहीं, माय पर्सनल ओपिनियन, इट विल प्रोबेबली नॉट हैपन. आज भी दिवाली का खरीदारी हम ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन करते हैं. कुछ दिन बाद धनतेरस है, आप भी पार्किंग में जूझेंगे, मॉल में घूमेंगे, एंड उसके बाद शादी का सीज़न आएगा, मार्केट्स में हम भी मिलेंगे. कई बार वो फील नहीं आती है ना, जब तक आप अपना होने वाला घर खुद नहीं देख लेते हैं. That's तो right. 3D मैपिंग और वो जो जितनी सारी नई एज टेक्नोलॉजीज हैं, वो आपको हेल्प नहीं करती. एक कंजर्वेटिव माइंडसेट अभी भी इंडियन कस्टमर, इंडियन बायर में दिखता है. That's right. क्योंकि होम बाइंग इंडियन बायर के लिए अभी भी it's a very emotional purchase. It's an emotional purchase. वो टच एंड फील, खास करके फर्स्ट होम बायर्स के लिए, इट विल ऑलवेज बी देयर. वो हमेशा रहेगा. अमित जी से मेरा सवाल है अगला, क्योंकि हम मिलेनियल्स और अब जेनजी की बातें करते हैं, और ट्रेंड्स इन दोनों को लेकर चेंज हो रहे हैं. तो हाल फिलहाल जो रियल एस्टेट में ट्रेंड है, वो
बदला भी है और कुछ हद तक बदलने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इन दोनों जनरेशन्स की जो डिमांड्स हैं, ख़ासतौर पर ऑनलाइन बाइंग को लेकर या फिर जितने ये टेक savvy हैं उसको लेकर कैसे रियल एस्टेट अडेप्ट कर रहा है, मेरा पहला सवाल ये है। और नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि मिलेनियल्स जो है वो ज़्यादातर होम ओनरशिप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि जो जेनजी हैं वो ज़्यादातर रेंटिंग की ओर उनका रुझान रहता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका तो जो पूरा साम्राज्य है वो इस वक्त गुड़गांव में फैला हुआ है, वहाँ पर भी बहुत सारे मिलेनियल्स और जेनजीज जो है वो जिसे कहते हैं कि वहीं सेटल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जॉब्स वहीं पर हैं, उनके जो सेटअप्स हैं वो वहीं पर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेहा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपने एक मुझे मौका दिया इतने बड़े मंच पे बोलने का, उसके लिए आई थिंक अ वेरी बिग थैंक यू टू आज तक। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक माई ऑर्गेनाइजेशन सिग्नेचर ग्लोबल, जिसने मुझे एक मौका दिया उनको रिप्रेजेंट करने का इतने बड़े मंच पे। और मैं दो चार चीज़ें बोलना चाहूँगा। नेहा ने बहुत बड़े बड़े सवाल, बहुत बड़े बड़े शब्द बोले हैं। तो जेन जी, मिलेनियम्स, कि आज जेन जी क्या कर रहे हैं, डिजिटल क्या मूव कर रहा है। तो अब जैसे मैं एक जेन जी हूँ, और इसमें हंसना नहीं है ये और मुझे जेन जी मतलब किस एरा को जेन जी कंसीडर करते हैं? आई वांट टू नो दैट। मैं जेन जी अपने वर्क एरा को कंसिडर कर रहा हूँ कि जितनी आज उम्र है जेन जी की, उतने साल से मैं काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट में, तो इसलिए मैं अपने आप को जेन जी कहता हूँ, रियल एस्टेट जेन जी कहता हूँ क्या आपने मेरी उम्र जेन जी समझ ली थी क्या? तो एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैव सीन द शिफ्ट फ्रॉम नॉन डिजिटल टू डिजिटल। जैसे कहते हैं ना कि वी हैव सीन मोबाइल फोन्स एंड वी हैव सीन द रोटरी फोन। और मैं आप लोग को, यहाँ सब बैठे लोगों को एक याद दिलाना चाहूँगा कि आज हम ऑनलाइन डिजिटल सब कुछ इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और आई विल कम टू द जेनेसिस ऑफ दिस कि आज रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा मिसिंग है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट बिटवीन द थ्री पिलर्स ऑफ रियल एस्टेट, द कंज्यूमर, द मीडिएटर और द डिस्ट्रीब्यूटर और द चैनल पार्टनर, एंड थर्ड द डेवलपर। तो देयर वाज अ टाइम कि अगर आप कंज्यूमर हो और आपको घर खरीदना है, तो आपको घर ढूंढने के लिए सिर्फ दो चार ऑप्शंस होते थे कि या तो आप सुबह का अखबार खोलो तो अखबार में आपको एडवर्टीजमेंट दिखता था। दूसरा, अगर आप क्लासिफाइड पढ़ो तो उसमें छोटे छोटे फाइन प्रिंट में क्लासिफाइड में एड्स होते थे। या तीसरी एक चीज़ और होती थी जो पता नहीं कई लोग को याद हो या ना हो, लेटर्स आती थी। आई यूज टू बी ऑन द ट्रांजैक्शन साइड एट दैट पॉइंट। तो हम लोग अपने लेटर एड पे चिट्ठियाँ प्रिंट कर करके, पोस्ट कार्ड्स प्रिंट कर करके मेलर करते थे, कहीं से डेटाबेस इकट्ठा करते थे कि जी इस कॉलोनी में ये डेटाबेस है, उस रीजन का ये डेटाबेस है, और 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये का हमारी वो मेलिंग कॉस्ट आती थी, और हम एक्सपेक्ट करते थे कि उस पे से आ जाएगा। बाद में कंप्यूटर आया, बाद में सारा ईमेल्स आई, बाद में सारा गूगल, फेसबुक, इंस्टा आया। तो ये सारी जो डिजिटल जर्नी है वो बहुत बाद में शुरू हुई। लेकिन आज ऑब्वियसली, एज आशिम हैज आल्सो सेड, दैट टुडे discovery for homes is today 80% online, and I think this trend will only increase, it cannot go down. Also I think मैं आपको बताऊं कि जो ये एक, and नेहा has put up a very very good point, बहुत अच्छा बड़ा point जो नेहा ने put up करा है, वो है buy versus rent। कि आज एक धारणा है कि लोग, and especially the younger people, are leasing more than buying. But I want to tell you this as a developer and someone who has been in the industry for a long time, कि 80s में, 90s में जो buying age होती थी, वो buying age होती थी 45, 50, 55, कि आप अपना पहला घर 50 साल की उम्र में खरीद रहे हो, पहला घर 45 साल की उम्र में खरीद रहे हो। आज जो पहला घर खरीद रहा है वो मे बी टू दी एक्सटेंट 25 साल का भी यंग कपल, 25 साल का इंडिविजुअल सिंगल मेल इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बाइंग इन टू अ हाउस, बिकॉज वन, ऑब्वियसली ही हैज सीन देर इज एन इमोशनल कनेक्ट बिटवीन द इंडियन कंज्यूमर एंड द होम, के अपने घर के ऊपर एक छत चाहिए ही सबको, तो वो एक हमेशा उसके ऊपर रहता है कि जी मैंने अपना घर खरीदना है। दूसरा, ऑब्वियसली ओवर द लास्ट 2.5 decades, if you have bought the reasonably right property with the reasonably common sense, you have made money in real estate. और आज ये धारणा बनाई जा रही है कि, और स्पेशली
एनसीआर के बारे में बोला जा रहा है, गुड़गांव के बारे में बोला जा रहा है कि गुड़गांव एक बबल हो गया है, गुड़गांव में प्राइस बहुत महंगा हो गया है, गुड़गांव क्रैश करने वाला है। मैं इस मंच से सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होना। रियल एस्टेट की 2-4 कंपोनेंट्स हैं, लैंड, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डिमांड, ये कभी कम नहीं होनी। और इसमें मैं सबको आग्रह ये करूँगा कि जिसने घर लेना है, आज टाइम है घर खरीदने का, क्योंकि आप कल खरीदोगे तो आज से महंगा खरीदोगे, परसों खरीदोगे तो कल से महंगा खरीदोगे। टुडे इज़ द टाइम टू बाय अ होम। लैंड विल नेवर गेट चीप, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल नेवर गो डाउन, demand will never go down, prices of homes will never go down. There could be plus minus here and there for a blip, but long term sustenance of pricing is always going to be there. Homes, whether you are end users, is the right choice always. किन्हीं से मेरा अगला सवाल है। किन्हीं ये जो न्यू एज ट्रेंड्स हैं, ख़ास तौर पर 3D मैपिंग, वर्चुअल टूर्स, AI का इस्तेमाल, अब तो AI हर किसी की ज़बान पर छाया हुआ है, क्या ये सिर्फ नई जनरेशन के साथ आप इसे बढ़ता हुआ देखती हैं या फिर ये ओल्डर जनरेशन के साथ भी पिकअप कर रहा है? हाउ इट हैज़ चेंज्ड द होल सिनेरियो इन रियल एस्टेट सेक्टर? कैसे ये पूरी परिभाषा को ही बदल रहा है? क्योंकि पहले हम खुद जाते थे, खुद ब्रोकर के थ्रू देखते थे घर, उसके बाद फाइनलाइज करते थे, एक दिन में जितने संभव हो सके घरों को देखा। अब तो वो आप कुछ ही मिनट्स में आप अपने क्लिक ऑफ अ बटन में कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे सिर्फ जो प्रोसेस था उसको कम टीडियस समझें या फिर वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ब्रोकर फ्री और हैसल फ्री हो गया है? ऑल्दो मतलब विद माई ड्यू रिगार्ड्स टू द ब्रोकर्स एंड दैट पर्टिकुलर सेक्टर, बट हैज़ इट चेंज द रियल सिनेरियो? Neha, thank you for your question. Good afternoon, everyone. To address your question, and like my fellow colleague Ashim ji और अमित ने बताया कि definitely like any other industry, trends have changed. Digital innovations and technology has given a boost to the home buying experience. A broker, I would say the mediators, you though cannot eliminate, but जो buyers हैं, they are shifting more towards the organized players like international property consultings because they don't mind paying a little extra. क्योंकि उसमें they see the value, they see कि transparency है, they see कि एक पूरा process organized हो रहा है. Now when coming back to developers and the digitization, and I think Amit will agree to this, that बड़े छोटे नए पुराने जितने भी हमारे builders हैं आजकल, they are providing you this 360-degree immersive virtual experience. There are 3D presentations, there are video consultations that are available for the buyers. Now, this has given a lot of ease, this has given a lot of comfort जो buyers चाहते हैं, क्योंकि अब जैसे आपने पहले रेज़ किया था कि सिर्फ 4-5 प्रॉपर्टी ऑप्शंस होती थी, आज की डेट में इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, वेदर इट्स इन Tier 1 cities, Tier 2 cities, NCR, गुड़गांव, नोएडा, द जोग्राफीज़ आर ओनली इंक्रीजिंग. आपके पास इतनी चॉइस है, तो अगर आपके पास ऑनलाइन लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं, आपके पास इंटरैक्टिव मैप्स अवेलेबल हैं, तो आप जितना अपना प्रिसाइज रिक्वायरमेंट एक प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना बजट उसमें डालें, आप अपना फैमिली साइज़ डालें, आप अपनी डिसीजन मेकिंग टाइमलाइंस अगर डालते हैं ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, तो आपको उतनी ही प्रिसाइज लिस्टिंग. आशिम जी ने कहा बड़ी इमोशनल बाइंग होती है. आई विल कम टू दैट. तो आपको जितना आप अपनी प्रिसाइज उसमें रिक्वायरमेंट डालेंगे, उतना ही आपको पर्सनलाइज्ड लिस्टिंग आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, आपके लाइफस्टाइल के बेसिस पे आपको मिल जाती हैं. आपको लाइक आई सेड इंटरैक्टिव मैप्स लोकेशन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता देते हैं. इमोशनल बाइंग का आई वुड एड्रेस, येस, इफ़ यू आर अ फर्स्ट होम बायर, डेफिनेटली इट्स योर होम, आप अपने हिसाब से हर एक कोना देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी देर आर दीज अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ लाइक VR, AR एक्सपीरियंसेस, जिसमें यू कैन एक्चुअली फील द प्रॉपर्टी. एंड आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प हुई है वो NRI बायर्स की हुई है. बिजी प्रोफेशनल्स लाइक यू एंड मी, वी कैन नॉट रीच एवरीवेयर,
And I think today's Indian is a global Indian. We are tech savvy Indians and we want to compare, we want to take informed decisions. तो हम घर बैठ के अगर 10 प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके हम अपना फ्यूचर होम उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं. तो आई थिंक हर जगह विजिट करने की ज़रूरत नहीं है. आप वो खाली लास्ट के 2-3 शॉर्टलिस्टेड जो अब हम ये माने कि वो थिक ब्रोशर्स जो पहले आते थे उससे रिडेंस मिल गया है. मतलब And वी Neha, हैव ई ब्रोशर्स अवेलेबल एवरीवेयर. E-brochures are available. ब्रोशर्स आर देयर वेरी एवरीवेयर. ट्रू किन्नी. और एक चीज़ मैं नेहा ये भी बोलना चाहूँगा कि किन्नी तो जो बोल रही है वो बिल्कुल ठीक बोल रही है कि जो कस्टमर डिस्कवरी है वो हमारी ऑनलाइन है. उसमें अलग अलग तरीके से हम गूगल पे डिस्कवर कर रहे हैं, फेसबुक पे डिस्कवर कर रहे हैं, इंस्टा पे डिस्कवर कर रहे हैं, हमारे पोर्टल्स हैं 99. तो आपका डेटा बेस बेटर हो गया पहले से. बट आई एम सेइंग टेक्नोलॉजी इज इम्पैक्टिंग रियल एस्टेट एवरीवेयर एट एवरी टच पॉइंट. सिर्फ डिस्कवरी नहीं, सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं, सिर्फ AR/VR नहीं. आप आज देखो समथिंग लाइक कंस्ट्रक्शन भी टेक्नोलॉजी से अछूता नहीं है. आज अगर आपको मालूम हो देयर आर डेवलपर्स हु आर नाउ बिल्डिंग 3D प्रिंटर्स फॉर बिल्डिंग होम्स. कैन यू इमेजिन आज घरों की 3D प्रिंटिंग लोग सोच रहे हैं और लोग सैम्पल्स बना रहे हैं 3D प्रिंटिंग में. उसके बाद जब बिल्डिंग बन जाती है तो बिल्डिंग मेंटेनेंस जो आज हो रही है वो टेक्नोलॉजी से हो रही है कि उस बिल्डिंग में आपका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होना है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होना है, ह्यूमिडिटी क्या होनी है, कूलिंग या हीटिंग क्या होनी है, या पार्किंग मेंटेनेंस क्या होनी है. तो उससे आपका सारा टेक्नोलॉजी पे आ रहा है, मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी पे आ रही है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे आ रही है. सेल्स ऑब्वियसली हैज़ कम ऑन टेक्नोलॉजी वेयर अ लॉट ऑफ टूल्स आर देयर. अच्छा, एक जो आई थिंक and I can say this very very proudly that our government here is today taking. ठीक है, गवर्नमेंट के रोल पे मैं पूछूंगी सवाल क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रियल एस्टेट में. पीयूष, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो AR/VR इंटीग्रेशंस हैं उन्होंने कहाँ तक हेल्प किया है एडवाइजरी सर्विसेज में, और जो 72% राइज है होम ओनरशिप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ अ नाइट एंड फ्रैंक रिपोर्ट विच सेज दैट 2025 में, वो किस वजह से आया है? वाई डू यू सी दिस बूम इन होम ओनरशिप? क्योंकि एक समय था जब ज़्यादातर लोग रेंट पे रहना चाहते थे, लेकिन अब होम ओनरशिप की तरफ ज़्यादा ये ट्रेंड, जबकि कई सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे हैं. उसमें ये होता है कि आपको समय पे पोजेशन नहीं मिलता है तो आपका जो रेंटल का पीरियड होता है वो बढ़ जाता है, तो आपके ऊपर डबल वैमी होती है. आप होम लोन भी चुकाते हैं, आप रेंट भी देते हैं, तो उस चीज़ों से लोग अब पूरी तरीके से निजात पा चुके हैं. व्हाट इज़ द ट्रेंड सेइंग? So thanks Neha for having me here on the panel. I think before I come specifically to your question, one thing when I got this invite to join कि घर बैठे खरीदो घर, so that was a very nostalgic moment for us as Square Yards because that's the genesis जिससे हमने ये company start की थी 10-11 साल पहले. In fact I can proudly say we were the स्लोगन ये नहीं था बट ये हमारा मिशन था और आज भी यही मिशन है कि वी आर द फर्स्ट वन टू एक्चुअली मेक अ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड टू एंड ऑनलाइन. वी आर इनफैक्ट द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म. सबसे ज़्यादा घर ऑनलाइन हम ही बेचते हैं इन इंडिया, नॉट जस्ट इन इंडिया बट टू NRIs अक्रॉस द ग्लोब. एंड आई कैन टेल यू सिटिंग हियर कि हम चाहे जितना भी ऑनलाइन बना लें, जो इमोशनल एंगल की आप बात कर रहे हैं वो नहीं हटता, क्योंकि एक एंगल ये भी है कि the house purchase is a very important decision. It affects your wallet. Probably आप उसका EMI अगले 10-15 साल तक more than half your salary goes into it. So it's a very important decision हर एक के लिए. And that's really where the angle comes of some human involvement. Trust वो बहुत बड़ा factor है. So जैसे to bring trust onto the platform, some small things which we did was that how do we get someone to understand कि आप जो प्राइस देख रहे हो या जो डिटेल्स आप देख रहे हो वो करेक्ट है, सही प्राइस है. सो वी ब्रॉट ऑल ट्रांजेक्शन्स, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, रजिस्टर होती है, दे आर ऑल अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म. तो आप एक्चुअली देख सकते हो कि किसी प्रॉपर्टी में लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स किस प्राइस पे हुई. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स हाउ यू विल ब्रिंग मोर ट्रस्ट, and that is what will push the journey slightly more towards more and more online, less human involvement. So AR/VR. Let him speak. You'll talk. Yeah. Also, Neha, I think to his point, one is, as I said, the platform through which you are buying installs a lot of trust in you, and therefore you end up buying. The second is जो ये trend और अभिनव data
कि हमारे गुरु हैं तो ये हमें बताएंगे कि अगर आप पिछले 10 साल का डेटा पॉइंट्स देखें तो आज जो कंज्यूमर भी है इंडिया में उसका रुझान लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर्स की तरफ जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया में सपोज आज इन मेट्रोज आई थिंक, नॉन मेट्रोज में जहाँ जहाँ लिस्टेड में तो कोई प्लेयर्स लिस्टेड प्लेयर अभी हाँ, जहाँ- क्योंकि जहाँ- वहाँ पर ऑर्गेनाइज कम है, थोड़ा अनऑर्गेनाइज I'm saying if you pick up the top 7 cities where the listed players are performing, today if you see a very large percentage, and that percentage could be as high as 60-70% of sales is coagulating towards listed real estate players, जो आज से सपोज 10 साल पहले बहुत कम था, मे बी 20% सेल्स थी, 30% सेल्स थी। तो लिस्टेड प्लेयर्स आर ऑल्सो इंस्टिलिंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द मार्केट and are ensuring that more and more consumers come out, place their money on listed players and ensure they get the right product at the right location at the right price. तो उसका भी बहुत बड़ा impact पीयूष, पड़ा है। आप अपने डेटाबेस से यही ऑब्जर्व करते हैं जो अभी अमित बता रहे हैं, या फिर Exactly. ट्रेंड्स पिछले पोस्ट कोरोना आई थिंक हमें बात करनी Yes. चाहिए कि कैसे चेंज हुआ है पूरा सिनेरियो रियल एस्टेट के? सो इनफैक्ट नेहा, पोस्ट कोरोना और इनफैक्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस सेक्टर के हिसाब से हुआ है, एंड दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रेरा. That brought a lot of change into the transparency in the process, and that's where जब ये change आया, plus कोरोना ने आई वुड से was a blip जिसकी वजह से transactions नहीं हो रहे थे, uncertainty थी. तो जैसे ही पोस्ट कोरोना फेज आया, people became more confident, the buying of real estate came back with a gusto. So जो अब आप 70% growth rate की हम बात करते हैं, that has come because of that same factor. But what is more important to understand still is, अगर हम टॉप 7 या 10 सिटीज़ की बात करें, आज भी ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स का सेल्स जो है वो 4 लाख 5 लाख यूनिट ही है साल का, और इन टॉप 7 सिटीज़ की हमारी पॉपुलेशन है नॉर्थ ऑफ 30 करोड़. सो अगर आप उस पॉपुलेशन के अगेंस्ट हाउसिंग यूनिट सेल देखते हैं तो हम अभी भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ जस्ट अ ब्लिप, एंड दैट्स वाई these numbers are bound to grow, they will continue to grow. We are at a phase which I say कि ये तो हमारा golden era है for real estate, not just from price but more importantly from the number of people who will end up buying home, and home will remain an emotional product for Always. across. अब अभिनव में आ जाती हूँ, सबसे आखिर में इनका टर्न आया है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ पॉइंट्स कवर हो गए, लेकिन मेरा एक सवाल बहुत अहम है, वो सबसे ही है अक्रॉस द बोर्ड कि गवर्नमेंट का कितना अहम रोल होता है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज़ खास तौर पर रेरा का, क्या इससे बेहतर ट्रांसपेरेंसी आती है, या फिर अभी भी हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों का भरोसा बढ़े? डाउन द लाइन अभी भी अगर कंज्यूमर किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदता है उसके मन में यही संशय रहता है, इसकी टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी होगी नहीं होगी, ये जेल तो नहीं चला जाएगा, ये प्रोजेक्ट बंद तो नहीं हो जाएगा, ये हाफ स्ट्रक्चर तो नहीं खड़ा रह जाएगा, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे. इसके लिए कितने हम तैयार? नेहा जी, पहले तो धन्यवाद आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए. मैं ज़रा पिछले 10 साल की थोड़ी हिस्ट्री सबको फिर से क्लियर कर दूं कि कैसे ये सेक्टर बिल्कुल पटरी से हिल चुका था, लेकिन सरकार की इंटरवेंशन की वजह से ये वापस पटरी पे आया, और अब एक बुलेट ट्रेन की तरह जो हमारी एस्पिरेशन है ये दौड़ रहा है. सरकार ने रेरा का जो इम्प्लीमेंटेशन किया 2017 में, और ये रेरा जो है एक्चुअली में 2007-2008 से डिस्कस हो रहा था, पिछली पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, तो ऑब्वियसली सबका इंटरेस्ट था कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए. 2017 से लेकर 2020 के बीच में काफ़ी स्टेट्स ने अपने रेरा एक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करे. हालांकि डिसीजन मेकिंग बायलॉज की अभी भी स्टेट लेवल पर ही छोड़ दी गई थी, जाहिर सी बात है थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है. बट इससे इतनी ट्रांसपेरेंसी आई कि द मोमेंट कोविड हिट अस एंड द मोमेंट पीपल हैड पेंडेमिक ईरा सेविंग्स, दे सडनली रियलाइज दैट द मार्केट हैड बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल थी, किस लेवल का अप्रूवल है, किस लेवल के सैंक्शंस हैं, एनवायरमेंटल अप्रूवल है कि नहीं, बिल्डिंग प्लान कैसा है, चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है, मुझ पे क्या पेनल्टी आएगी, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. पहले तो आई थिंक सेल्स भी डालनी होती थी, अब शायद थोड़े फ्लूइड हो गए हैं सेल्स को लेकर, बट अगर सप्लाई साइड इन्फॉर्मेशन भी मिले वो भी बहुत ज़्यादा है. सो फ्रॉम कंप्लीट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन 10-15 साल पहले, और फिर हमने देखा है कि आम्रपाली, जेपी जैसे इंस्टेंसेस हुए हैं, टू कंप्लीट, आई वुड रादर से ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन,
where buyers have all this information with them, and now with the coming of this technology, it's a perfect overlap. क्योंकि कहीं भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल. दे कैन बी अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन दैट कैन स्प्रेड, राइट. पूरी दुनिया में होता है. लेकिन आज रेरा में कितने ऐसे केसेस हैं वे बायर्स हैव ड्रैग्ड बिल्डर्स और लैंडलॉर्ड्स टू कोर्ट कि आपकी वेबसाइट में जो लिखा है या इस थर्ड पार्टी पोर्टल में जो लिखा है वो, लेकिन वो एक लंबा लीगल प्रोसेस होता है ना. नोबडी वांट्स टू गेट इन दैट जार्गन. नो बट दैट कैन बी रिजॉल्व फास्टर. एक मेरा सवाल अक्रॉस द पैनल है, क्योंकि अक्सर लोग इस द्वंद से गुजरते हैं कि नोएडा सेटल हो या गुड़गांव. अगर दिल्ली में मेरा वर्क प्लेस है तो मैं इधर भी जा सकती हूँ, इधर भी जा सकती हूँ. क्यों गुड़गांव, क्यों नोएडा, किन्नी से शुरुआत करेंगे? विच इज़ अ बेटर प्लेस टू सेटल? कहाँ जाना चाहिए? See, I have a bias towards Gurgaon. So, no matters infrastructure, I इतना believe. सब विजुअल जो देखते हैं हम लोग रोज गुड़गांव में जब पानी बरसता है, उसके बावजूद आप ये कह रही हैं. अभी जैसे अभिनव ने बोला, there is a lot of misinformation also. There are times अरे when I हमारे have, दफ्तर से इतने लोग हैं रोज 2-2 घंटा सफर करके गुड़गांव जाते हैं नोएडा से. I agree, but to safeguard your money, which was your first concern, how to trust. So I feel that's again my own personal viewpoint that what we have experienced in the past few years, most of the builders who had come in a big way towards Noida, I think 90% of them vanished. Whether, I can't name them, but we all are aware, the big names. Whereas in Gurgaon, we saw the testimony of from smaller to the bigger developers. So the trust factor automatically goes there. One, ट्रस्ट फैक्टर आप बोल रहे yes, हैं. that's what I feel. And Neha- plus, whatever was promised was delivered. If not same, I can say for a lot of मतलब builders ट्रैक it was रिकॉर्ड better. अच्छा रहा. ट्रैक रिकॉर्ड. Track record and the construction आपका quality. प्रेफरेंस क्या रहेगा? Let me give you a different perspective. It is high time. अब हम गुड़गांव और नोएडा के छोड़ के we should think of NCR 3.0. NCR as a whole. हमने NCR 70s and 80s में देखा है जब NCR फॉर्म हो रहा था. उसके बाद we have seen NCR 2.0 which was growing. NCR 3.0 going forward is going to be focusing on the quality of life, sustainability and eco-friendliness. So wherever you are in the next coming decade, if we have a longer vision, anywhere in NCR and greater 3.0 NCR. है आपका वर्जन. तो ये- अमित तो गुड़गांव ही is what बोलने वाले हैं, we मुझे should पता है. नहीं, मैं आशिम ने तो- मेरे को मेरे कॉलेज के दिन याद दिला दिए, क्योंकि मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से हूँ. तो ये इन्होंने ऐसी बात बोली है जो आई थिंक प्लानर्स एंड आर्किटेक्ट्स हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड फॉर द लास्ट सो मेनी डेकेड्स. और इसी को कोऑर्डिनेशन को करने के लिए एक एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का निजात हुआ था. द एनसीआर प्लानिंग बोर्ड वाज सेट अप बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व. तो एनसीआर में हम देखते हैं दिल्ली है अलग, गुड़गांव इन्वॉल्व अलग हो जाता है, नोएडा अलग इन्वॉल्व हो जाता है, राजस्थान भी टच कर जाता है. तो उसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड सेटअप हुआ. एंड नाउ आई थिंक वेरी राइटली सेड कि द विजन इज़ टू हैव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर थिंग. बट मैं एक चीज़ और पहले बोलना चाहूँगा कि जो मेरे कोलीग बोल रहे थे कि रेरा आया है उससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है. इसके साथ साथ आई थिंक जो गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, वी हैव टू सी द गवर्नमेंट at various levels. One, the government is a facilitator at the infrastructure level, which I think over the last 10 years, the government has played a transformational role in providing roads, metros, bullet trains, highways, expressways. जो पिछले 8, 10, 12 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है, आई डोंट थिंक इंडिया के पर्दे पे उसके पिछले 25-30 साल में भी हुई है. सो आई थिंक दैट हैज़ प्लेड अ फिनोमिनल रोल इन जनरेटिंग डिमांड, जनरेटिंग डेवलपमेंट. दूसरा, फ्रॉम अ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, एक रेरा ऑब्वियसली हैज़ बीन अ वेरी वेरी बिग सक्सेस. 2 सक्सेस और हुए हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि वन, नेहा जो आप कहते हो कि कई प्रोजेक्ट्स फंस जाते हैं, कस्टमर फंस जाते हैं, उनका पैसा फंस जाता है. सो द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड दैट हैज़ कम अप हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी पिविटल रोल इन रिजॉल्विंग दीज प्रोजेक्ट्स. और उसकी वजह से बहुत प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, बहुत कस्टमर्स का पैसा बाहर निकला है. और तीसरा, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था आई थिंक 5-7 साल पहले, इन्होंने एक सीड फंड बनाया था
उसमें 10,000 ठीक है, करोड़ 3 रुपए की डाले पॉइंट्स आपने बता दिए, लेकिन अभी भी नोएडा वर्सेस गुड़गांव नहीं बताया आपने। नो, सो नोएडा वर्सेस गुड़गांव फ्रैंकली इज अ पर्सनल चॉइस कि अगर मेरी जिंदगी नोएडा में है, मेरा काम नोएडा में है, तो मैं नोएडा जाऊंगा। मेरी जिंदगी गुड़गांव में है, मेरी फैमिली गुड़गांव में है, तो मैं ठीक गुड़गांव है, जाऊंगा। आपने काफी गोलमोल जवाब दिया, मुझे इसकी उम्मीद No, थी। I think, लेकिन see, ठीक है, as पीयूष, developers, we will never say this or that. So I think we have to see holistically अरे development. अमित, आप गुड़गांव बोल भी देते तो कोई बात नहीं ना, हम समझ लेते हैं, इट्स ओके। Neha, I पीयूष, think the way I look at it is it's a era of seamless connectivity. Whether we are talking not just digitally but even physically, जिस तरीके से infrastructure बन रहा है, improve हो रहा है day by day on the connectivity. So what we believe and we as a company also always focus and drive on is the concept of walk to work. That is what should be the driving mantra कि आपकी जो life है उसमें least amount of time goes into transportation and moving around, and biggest amount of time goes into spending more productively, whether at work or personally. So I would always propose someone कि आप जब घर देख रहे हैं, think of it from a perspective what is most convenient to you, where you work, where your kids go to school. That's what should matter. Not कि यहाँ प्राइस बढ़ेंगे या वहाँ अफोर्डेबिलिटी भी तो बढ़ेंगे, आती है ना सर, everywhere it किसी will जेब में increase. नहीं अट रहा है 5 करोड़ का घर, चाहे भले ही 10 कदम दूर हो, तो नहीं ले पाएगा ना also, वो। That- I would that's like to true. make a point here. We've been talking about the first home, but अगर आप एक investor हैं, from that point of view, अगर with the Jewar airport coming up, I think Noida makes a very good choice for the investors right now. And where we Abhinav. are, sorry, just to wrap up my thought process, where we are today in India's economic growth journey, आप कहीं पे भी invest करेंगे, कहीं पे भी घर लेंगे, it will appreciate. Where we are, it's at a cusp of a journey जहाँ पे we will all see unheard of changes in terms of property appreciations, number of homes getting sold. So that's where I would. अभिनव, आई थिंक इंटीग्रेटेड रीजन तो ये है, लेकिन देर आर टू सेपरेट गवर्नमेंट्स एंड देर इज़ डेफिनेटली अ लर्निंग, राइट. अगर जैसे बोला गया नोएडा में डेवलपर प्रोफाइल शुड इम्प्रूव, एंड गुड़गांव साइड पे द लर्निंग फ्रॉम नोएडा शुड बी दैट जब आप नई लोकेशन प्लान कर रहे हैं, आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, उसके बाद बिल्डर्स को बुलाएं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, एंड यू पॉपुलेट. It's been the other way around. But now, since we have a futuristic master plan for New Gurgaon area, and then now we're also talking about future master plan for Noida, Greater Noida, etc. I hope there will be integrated development. So there are, learnings, and this is just an evolution for NCR. So I think immediately हमें ऐसा shortcomings पे highlight नहीं करना चाहिए. People have invested in Gurgaon, they've invested in Noida, and they've made money. चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे टेक अवेज थे इस सेशन से, स्पेशली मुझे वो NCR 3.0 का टर्म बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का।